नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 15। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हमें जानना है संसाधनों का वर्गीकरण। आपने इससे पहले समझ लिया संसाधन क्या होते हैं। वैसी सारी वस्तुएं जो मानवों के उपयोग लायक हैं संसाधन कहलाती हैं। यहाँ तक कि मानव भी जब मानव के काम आता है तो वह मानव संसाधन कहलाता है। तो आज हम देखते हैं कि मानव संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, संसाधनों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, एक संसाधन है। बच्चों आज की जो वर्कशीट है इसमें इतने छोटे टेक्स्ट दिए गए हैं कि पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग करते हैं। तो अभी जितने भी है कि हम प्रयुक्त कर रहे हैं उन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, तो यह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हमें जितना भी संसाधन मिला है, पेट्रोल, डीजल या फिर सूर्य का प्रकाश, तो क्या सभी प्राकृतिक उपहार हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। अगर हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं तो पेट्रोल कैसे आता है? मानवों ने जमीन के नीचे खुदाई करी और कच्चे तेल को निकाला, कच्चे तेल को शोधन करके उसको पेट्रोल बनाया, उपयोग लायक बनाया। तो यह मानवों की क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब कि मानव भी स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर मानव ना हो, मानव संसाधन ना हो, तो हमारे बहुत से संसाधन ऐसे होंगे जिनका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। ये पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। जितने भी संसाधन होते हैं, ये मानव संसाधन जो हैं, ये पर्यावरण में जो संसाधन या जो पदार्थ पाए जाते हैं उन सभी को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, मतलब उपयोग लायक बनाते हैं। अगर मान लो जंगल में वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, तो क्या हम सीधे पेड़ को उठाकर अपने घर तो नहीं लाएंगे। हम उससे बने फर्नीचर लाते हैं, उससे बने टेबल कुर्सियां लाते हैं, या फिर उससे जो भी सामान बनते हैं। मिट्टी भी एक संसाधन है, तो मिट्टी का उपयोग हम कैसे करते हैं? मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं, मिट्टी में कुछ अनाज उपजाए जाते हैं, उसके बाद हम मिट्टी से कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तो ये सभी क्रियाएं मानवों के द्वारा ही संपन्न हो पाती हैं। अगर मानव इसमें अपने क्रियाकलाप न करें, मानव इन पदार्थों को संसाधन न बनाएं, उपयोग लायक न बनाएं, तो हम इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। और जो भी संसाधन मिलते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर कि इन संसाधनों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। मतलब एक जैविक वस्तुओं से, जो वस्तुएं जीवित हैं, सजीव प्राणी हैं, उनसे, और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन में आपका आ गया वन्य जीव हो गया, वन्य प्राणी हो गया, और अजैव संसाधन में जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सभी अजैव संसाधन में के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। उसके बाद है समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर मतलब वो संसाधन कब समाप्त होंगे, कितने दिन तक टिकेंगे, उस आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। तो इसमें दो प्रकार के संसाधन रखे गए, नवीकरण योग्य और नवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा वो बन जाते हैं। और अनवीकरण योग्य होता है,
मतलब कि वे संसाधन जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं या फिर उनके बनने में बहुत लंबी प्रक्रिया, लंबा समय लगता है, हजारों वर्ष लगते हैं, उन संसाधनों को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, और अनवीकरणीय संसाधन में हो गया पेट्रोलियम से संबंधित जो भी पदार्थ होते हैं, कच्चा तेल, डीजल, केरोसिन इत्यादि, क्योंकि इन सब को बनने में बहुत समय लगता है और ये दोबारा प्राप्त करना कठिन है, तो इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी नवीकरणीय संसाधन में आते हैं, क्योंकि इनको हम लोग तुरंत नए रूप में बना सकते हैं। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। इसके आधार पर भी हम व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन, अगर कोई वस्तु किसी एक व्यक्ति का है, जैसे मान लो तुम्हारा मोबाइल हुआ, तो वह तुम्हारा स्वयं का है, तो यह व्यक्तिगत संसाधन हो गया। सामुदायिक संसाधन, जैसे यह सड़क सबकी होती है, सरकारी विद्यालय यह सबका होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वह सबके लिए है, तो यह सामुदायिक संसाधन हो गया। और राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्र की वस्तु है, जैसे रेलवे राष्ट्र की वस्तु है, हमारी सेना राष्ट्रीय संसाधन है, तो इस तरह से जिस पर राष्ट्र का मालिकाना हक हो उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे WHO हमारे लिए संसाधन का काम करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गई। और संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। तो इस तरह से संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर संभावी संसाधन। संभावी संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिनका हम भविष्य में बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारे लिए संभावी संसाधन है, हम भविष्य में उससे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया जाए और उसका उपयोग किया जाए, जिससे कि पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन भी होगा, पृथ्वी प्रदूषित भी नहीं होगी और सबको सस्ता ईंधन भी उपलब्ध हो पाएगा। और विकसित भंडार। विकसित भंडार संसाधन में जैसे कि वैसे कुछ संसाधन जिनको कि हम विकास के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और इथेनॉल हो गया। तो अभी हमारे यहाँ इथेनॉल जो है उसका उत्पादन अब शुरू हो चुका है धीरे धीरे, जिसका कि हम पेट्रोल के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकते हैं और गाड़ियों में सस्ते तेल हमें प्राप्त हो जाएंगे इथेनॉल से। और दूसरा है H2O, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है, लेकिन यह संभावित विकसित भंडार है, यह हमारे पास है। जैसे जल में हाइड्रोजन होता है, H2 हाइड्रोजन को बोलते हैं, जल में हाइड्रोजन होता है, तो जल से जब हम हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो यह एक अच्छा ईंधन होगा, लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से जानकारी में नहीं है और इस पर शोध किया जा रहा है। उसके बाद है संचित कोष। कुछ ऐसे भी संसाधन है जो कि संचित हैं और उनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो इस तरह से संसाधनों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया। अब यहाँ एक डायग्राम दिया गया है और यह डायग्राम बहुत अस्पष्ट है वर्कशीट में, लेकिन फिर भी आपको बताया जा सकता है। तो यहाँ जो संसाधनों का वर्गीकरण है उसको हम समझ लेते हैं। ये संसाधन है और संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम कहिए या फिर मानवीय कहिए। ये मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले हम मानवीय संसाधन को देख लेते हैं। यह दो तरह का होता है, संरचनाएं एवं संस्थाएं। तो जितनी भी संस्थाएं हो गई, चाहे विद्यालय हो गया या मानवीय संसाधन हो गया, कोई होटल बना हुआ है तो ये संरचनाएं हैं। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानवीय संस्था है। तो इस तरह से संरचनाएं एवं संस्थाएं मानवीय संसाधन हो गए। मात्रा एवं गुणवत्ता। तो मानवों को जैसे कि इंजीनियर बनाया गया, डॉक्टर बनाया गया, वैज्ञानिक बनाया गया, तो इस तरह से गुणवत्ता युक्त जो मानव होते हैं और इनकी जो संख्याएं हैं यह भी मानवीय संसाधन हो कि हमारे पास डॉक्टर कितने हैं, हमारे पास इंजीनियर कितने हैं, हमारे पास शिक्षक कितने हैं, वकील कितने हैं। तो ये मात्रा एवं गुणवत्ता वाला। तो मानवीय संसाधन को दो भाग में बांटा गया, संरचनाएं एवं मात्राएं, संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। उसके बाद अब आते हैं प्राकृतिक संसाधन की ओर। प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य मतलब जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है।
और अनवीकरण योग्य जिनको कि दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि नवीकरण योग्य में हो गया सतत अथक प्रवाह, जैसे पवन, जल, ये सभी जो हमेशा बहते रहते हैं और हमेशा आते रहेंगे, तो इनका उपयोग हम हमेशा करते रहेंगे, कभी समाप्त होने वाले नहीं है। और दूसरा हो गया जैव। जैव संसाधन में प्राकृतिक वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं, वन जंगल और वन्यजीव। वन्यजीव भी संसाधन है क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये भी हमारे बहुत काम आते हैं। तो जैव संसाधन में प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव आ गए। और इसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय योग्य देखें तो इसमें दो तरह के, पुनः चक्रीय जैसे धातु। धातु का उपयोग हम बार बार गलाकर फिर उनको दोबारा जिस रूप में हमको उपयोग करना हो उस रूप में उसको बना करके हम कर सकते हैं। और अचक्रीय, अचक्रीय का मतलब होगा कि एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा उसको हम बना नहीं सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम इत्यादि, या फिर पेट्रोलियम गैस हो गया। तो ये सभी अचक्रीय हो गया। तो हमने देखा कि किस तरह से संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 दिया गया है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो दो प्राकृतिक संसाधन हो गए पवन और जल। उसके बाद है कि आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों। तो इसका उत्तर है हमारे अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन मानव संसाधन है, क्योंकि मानव संसाधन अन्य सभी वस्तुओं को संसाधन बनाता है, इसलिए सबसे मूल्यवान संसाधन मानव संसाधन हो गया। अगर मानव नहीं रहेगा तो फिर कोई भी संसाधन आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और प्रश्न 3 है कि किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण दीजिए। तो पहला नवीकरणीय संसाधन पवन हो गया और दूसरा प्राकृतिक वनस्पति। इनका नवीकरण हम लोग कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और प्रश्न 4 है कि वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर है कि वन्य जीव को संसाधन माना जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, वह हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।